इंटू एन होना चाहिए। अब बताते हैं ये रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर स्पीड को आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ठीक है, रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये वैल्यू कुछ इस तरीके से डिटरमाइन होगी। अगर मान लो हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं जो यहां प्रेजेंट है, और एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर रहे हैं जो यहां प्रेजेंट है, किन कंडीशंस में ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, हमें इस बात को समझना है। ठीक है, एक तो सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो अगर सेम हो, अगर ये सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं तो ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये वाला मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है और ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है तो भी कोलिजन होगा। ये वाला कोलिजन क्या बोला जाएगा? हेड ऑन कोलिजन। ये क्या है? हेड ऑन कोलिजन है। ये कोलिजन क्या होगा? ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो भी कोलिजन होगा। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये वाला मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस सिचुएशन में भी कोलिजन हो सकता है। ठीक है, ये इस सिचुएशन में भी कोलाइड कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, मींस ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या इनके बीच में कभी कोलिजन होगा? नहीं होगा। अगर ये मॉलिक्यूल इधर प्रोपगेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है और ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो क्या इनके बीच में कभी कोलिजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल है और ये इससे आगे मूव कर रहा है, तो वो गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इनके बीच में कोलिजन होने के लिए हम एक क्रिटिकल कंडीशन को कंसीडर करते हैं। वो क्रिटिकल कंडीशन क्या है? वो क्रिटिकल कंडीशन हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जिसमें ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये दोनों एक साथ पहुंचते हैं, जितने टाइम में ये यहां से यहां आता है उतने ही टाइम में ये यहां से यहां आता है। ठीक है, मान लो कि आफ्टर 1 सेकेंड ये कोलाइड करते हैं, तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा? VRMS। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? VRMS। अगर इनकी रिलेटिव स्पीड को हम कंसीडर करें, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, रिलेटिव स्पीड इनकी क्या होगी? इसके इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? VRMS इंटू √2। तो यही है रिलेटिव स्पीड। तो इसी रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर स्पीड को अगर हम इस एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो हमें सही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आप यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? पाई सिग्मा स्क्वायर VRMS रिलेटिव, ये हो जाएगा VRMS इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाई n। इट मीन्स फाइनल एक्सप्रेशन कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ये मिला √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VRMS इंटू n। कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z बार इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VRMS इंटू n। अगर सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मूवमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं तब हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है।
अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर वैल्यू क्या प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? क्या सिग्मा वैल्यू प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज होगी? सिग्मा इज इक्वल टू 2r। r क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूलर रेडियस। हमने क्या जूम किया है? गैसियस मॉलिक्यूल्स आर हार्ड इलास्टिक स्फीयर। तो क्या टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने पे ये वैल्यू चेंज होगी? अगर r चेंज नहीं होता तो क्या सिग्मा चेंज होगा? तो सिग्मा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप वीआरएमएस को कंसीडर करो, वीआरएमएस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3RT/m। इसका मतलब ये वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और नंबर डेंसिटी मैंने आपको ये बताया हुआ है, P इज इक्वल टू N इंटू KB इंटू T। ठीक है, तो अगर नंबर डेंसिटी को आप कंसीडर करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T है। इट मींस अगर आप देखो, मैं सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो इसकी डिपेंडेंसी है उसको एनालाइज कर रहा हूं। तो जेड बार को अगर आप कंसीडर करो तो जेड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय P/T। है कि नहीं भाई? जेड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS एंड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो स्क्वायर रूट ऑफ T टर्म यहां पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय N। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T। तो P/T टर्म आ गया। तो यहां से अगर आप देखो तो फिर आप ये लिख सकते हो, जेड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट T। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अगर हम कंसीडर करें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट T। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ऐसे एक टर्म को यहां पे और डिफाइन करते हैं, नोट करिए, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसकी डेफिनेशन लिखिए, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल during two successive collision, during two successive collision is called mean free path. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोले कि अगर हम एक गैसियस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, एक गैसियस मॉलिक्यूल ऑन एवरेज दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या है? मीन फ्री पाथ है। एक तरीके से आप बोल सकते हो वो फ्री स्पेस है जिसपे वो बिना कोलिजन के ट्रेवल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप नोट करो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा
अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बोलते लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय gaseous molecule in 1 second. Average distance traveled by gaseous molecule in 1 second divided by total number of collision made by gaseous molecule in 1 second. कितना सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि 1 सेकेंड में एक गैसियस मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस हमने डिटरमाइन कर लिया और हमने ये पता कर लिया कि 1 सेकेंड में वो कितने कोलिजन करता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैसियस मॉलिक्यूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमने निकाल लिया, चाहे वो कोलाइड करे या कैसे भी, चाहे वो बिना कोलिजन के मूव करे या वो किसी के साथ कोलाइड करे। कोलिजन के मीन टाइम एनर्जी लॉस तो होता नहीं, तो एनर्जी लॉस अगर होगा नहीं तो उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट वही मेंटेन रहेगी, तो उसी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा होगा। तो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा VRMS, और 1 सेकेंड में वो कितने कोलिजन करेगा Z बार। बोलो भाई, तो इसका मतलब कि आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z बार। तो आप इसको क्या लिखोगे? VRMS अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VRMS इंटू N। तो VRMS से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N। ठीक है, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N। तो यहां पे अगर आप देखो, ये टर्म है जो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/T। It means lambda is directly proportional to T/T. तो आप देख रहे हो कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होगा? मीन फ्री पाथ इंक्रीज कर जाता है। मीन फ्री पाथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है? दो कोलिजन के बीच में गैसियस मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वैसे क्या एक्सपेक्टेड था? टेम्परेचर को बढ़ाने पे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ती है, तो ऐसा तो लगता है कि कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने चाहिए, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से मीन फ्री पाथ वैल्यू इंक्रीज कर गई।
अब उसी मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दो कोलिजन को परफॉर्म करने में, तो इस वजह से वो 1 सेकेंड में कम कोलिजन कर पाता है। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो क्या होगा, सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। टेक्सुअल एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपसे कोई पूछे लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ किस गैस के लिए होना एग्जिस्ट करेगा, लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ कौन सी गैस के लिए ऑब्जर्व होगा? जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। नहीं, अगर हम बोल रहे हैं कि बाकी सारी कंडीशन आइडेंटिकल है, प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल भी हमने सेम ले लिया, और हम ये बोल रहे हैं कि कौन सी गैस के लिए मीन फ्री पाथ वैल्यू लॉन्गेस्ट होगी, तो आप एक्सप्रेशन को देखो, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन, यानी कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। भाई सिग्मा वैल्यू प्रेशर और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है ना, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। अब आप ये देखो कि सिग्मा वैल्यू कौन सी गैस के लिए सबसे कम होगी, जिसके लिए सिग्मा वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए लेमडा वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू सिग्मा के लिए, स्मॉलेस्ट सिग्मा वैल्यू कौन सी गैस के लिए ऑब्जर्व होगी, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ हाइड्रोजन के लिए ऑब्जर्व होती है।